हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। देखिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो कि आपका 17 मार्च को है, उसके लिए और आरओ यारो के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। रोज मेरा प्रयास रहता है कि 10 से 15 क्वेश्चंस डिस्कस करूं, और साथ में ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपका कोई भी मीडियम हो आप कन्वीनियंटली उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो रोज ही मैं ये वीडियोस ला रही हूँ, तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इनके नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। और आप चाहें मुझसे जुड़ना तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं अब जल्दी से। देखिए, अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा अभी तक हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस किए हैं। हालांकि मेरा प्रयास है कि मैं सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लेकर आऊं, तो आज हम एनवायरमेंट के करेंगे। ठीक है, पॉलिटी के फिर बीच में करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के क्वेश्चंस हमारे एनवायरमेंट के हैं। और आप लोग मैसेज करते रहते हैं कि मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, टेलीग्राम चैनल एक सबसे अच्छा माध्यम है जिससे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू से संबंधित आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? डैश एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का संतुलन है, यानी कि डैश इज एन इक्विलिब्रियम और बैलेंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। तो किसको कहा जाता है? होम्योस्टैसिस, हेट्रोस्टैसिस, नीश या फिर सक्सेशन। ठीक है, तो होम्योस्टैटिस जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है? ये पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का संतुलन कहलाता है। ठीक है, तो जो होमियो शब्द होता है ये होम्योस्टैटिस, स्टैटिस का मतलब क्या हुआ? अगर आप हिंदी में जान जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कभी कभी वो लोग एग्जाम में इंग्लिश वाले ही वर्ड हिंदी में लिख देते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सम स्थिति। ठीक है, सम स्थिति से अपने आप ही जो समान स्थिति की जो कंडीशन होती है वो हमें समझ में आ रहा है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का संतुलन सम स्थिति को कहेंगे। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा सम स्थिति से। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, डैश इज एन एरिया दैट एक्ट्स एज अ बाउंड्री और ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। एक ऐसा क्षेत्र जो कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सीमा या फिर संक्रमण जोन जो होता है, संक्रमण का जो क्षेत्र होता है वो बनाता है दो इकोसिस्टम्स के बीच में। तो उसको इकोटोन कहते हैं, इकोलॉजिकल निशे कहते हैं या नीश, इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो जो ट्रांजिशन का होता है, बाउंड्री जो होती है दो इकोसिस्टम्स के बीच में, वो इकोटोन कहलाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इकोटोन से संबंधित ऐसे एनवायरमेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले में कहा गया है इकोटोन में आसन्न पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मध्यवर्ती स्थितियां होती हैं, यानी इकोटोन में जो कंडीशंस होती हैं intermediate to the adjacent ecosystems. Ecotone has conditions which are intermediate to the adjacent ecosystems. आपको पता चल गया है, जो ट्रांजिशन जो बाउंड्री होती है दो इकोसिस्टम्स की वो हमारा इकोटोन कहलाती है। तो अब ये जो इकोटोन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर डेफिनेटली ऐसी ही कंडीशंस होंगी जो कि दोनों के बीच की होंगी। ठीक है, तो अगर आपको पता है इकोटोन तो इससे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद लिखा है हेंस इट इज अ जोन ऑफ टेंशन, ये एक तनाव का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है वो देख। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है एज इफेक्ट रेफर करता है उन चेंजेस को जो कि पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स में होते हैं दैट अकर एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट्स, यानी कि जो इकोटोन वाला क्षेत्र है उसमें जो चेंजेस हमें दिखाई पड़ते हैं, पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी स्ट्रक्चर, सामुदायिक संरचना या फिर जनसंख्या में जो परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं इकोटोन वाले क्षेत्र में, उसको एज इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला कहा गया है, जो जीव इस क्षेत्र में मुख्य रूप से या सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उनको सीमांत प्रजाति या फिर एज स्पीशीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, और ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। अब कहा गया है, किसी प्रजाति को उसके आवास या पारिस्थितिकी तंत्र में अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका और स्थिति को संदर्भित करता है, उसको क्या कहा जाता है? वो कौन सा टर्म है जो रेफर करता है किसी प्रजाति के यूनिक फंक्शनल रोल को और उसकी पोजीशन को? ठीक है, उसके हैबिटेट या फिर इकोसिस्टम में। राइट, तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, ये ऑप्शन
बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर इकोलॉजिकल नीश हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। अब इकोलॉजिकल नीश से संबंधित ही कुछ और प्रश्न भी है। सबसे पहले लिखा है जो ये नीश होती है ये जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद कहा गया है किसी प्रजाति का निवास स्थान उसके पते अर्थात जहां पर वह रहती है के समान है, जबकि जो नीश है उसको हम उसका पेशा मान सकते हैं उस प्रजाति का। ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि जो हमारा नीश है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करने में उसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो हैबिटेट होता है जो उसका निवास स्थान होता है उसको हम उस स्पीशीज के एड्रेस यानी कि पते के रूप में देख सकते हैं, जबकि जो उसका नीश है वो उसके प्रोफेशन के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर भी हमारे ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है ये सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे याद रहेगा तो आपको नीश क्या होता है ये भी याद रहेगा। राइट, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल किसी जीव द्वारा व्याप्त भौतिक स्थान का वर्णन करता है बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। हमें बताना है वो कौन सा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है ना केवल उसके फिजिकल स्पेस को बल्कि उस ऑर्गेनिज्म के फंक्शनल रोल को भी, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें उसके फंक्शनल रोल को भी, ऑर्गेनिज्म के फंक्शनल रोल को भी रिफ्लेक्ट करता है, बताता है। कौन सा टर्म हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा फिर से वही टर्म हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, तो उसी बात को घुमा फिरा कर बस बोल दिया गया है आपके सामने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। अब हमें बताना है वो कौन सा क्षेत्र होता है जिसको बोरियाल वन या फिर बोरियाल फॉरेस्ट के रूप में भी नाम से भी जाना जाता है, टुंड्रा, टैगा, सवाना या फिर इनमें से कोई भी। तो आंसर हो जाएगा हमारा टैगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये जो टैगा वाला क्षेत्र होता है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट लैंड बायोम है। ठीक है, पृथ्वी पर हम देखें तो लगभग 17% जो क्षेत्र है लैंड का वो टैगा वाला क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कहाँ पर पाया जाता है थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, टैगा वाला क्षेत्र की विशेषताएं क्या होती है। देखिए ये बेसिकली हम देखते हैं कि ये 50 से 60 डिग्री नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। तो ऑब्वियसली अब हम इससे समझ सकते हैं कितना ज्यादा कोल्ड होगा यहाँ पर एनवायरमेंट। ठीक है, और बारिश कम होगी, स्नो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये वाला टैगा क्लाइमेट होता है। ठीक है, और टुंड्रा क्या होता है, टुंड्रा सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट वाला जो होता है वो टुंड्रा होता है। देन अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जीव मंडल का स्थलीय भाग विशाल क्षेत्रों में विभाजित है जिन्हें बायोम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी ऊपर बोला था लार्जेस्ट बायोम होता है, तो शायद आप ना समझ पाए हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप इन स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। जीव मंडल का स्थलीय भाग विशाल क्षेत्रों में विभाजित है उसको क्या कहते हैं, बायोम। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, कोई भी दो बायोम एक जैसे नहीं होते। ठीक है, फिर अगला क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है उनकी विशेषताएं विशिष्ट जलवायु, मुख्य रूप से वर्षा और तापमान, वनस्पति, पशु जीवन और सामान्य मिट्टी का प्रकार है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी डिस्टिंक्ट उनका जो क्लाइमेट होता है, उनका वेजिटेशन, एनिमल लाइफ और जनरल सॉइल टाइप, ये चीजें इनको कैरेक्टराइज करती हैं इन बायोम्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारे सारे ही तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आपको बायोम क्या होता है इससे समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आप इसको नहीं भूलेंगे, आपको समझ में ये भी आ गया इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, इकोटोन क्या होता है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट जितने टर्म्स हैं वो आपने देख लिए हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है पर्यावरण सूचना प्रणाली यानी कि एनविस जो है 1993 में एक योजना कार्यक्रम के रूप में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, दूसरे में कहा गया है एनविस जो है इसको पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास की संशोधित योजना में शामिल किया गया है। फिर अगला पॉइंट है एनविस का नाम बदलकर EIACP पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा गलत है।
पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एनबेस है, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एग्जिस्टेंस में आया था 1983 में, ना कि 93 में, ठीक है, 1983 में एग्जिस्टेंस में आया था। उसके बाद अब इसका नाम ये हो गया है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, राइट। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ हमने एनवायरमेंट के 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और भी आगे और करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।